गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में किशोर भारती में संकलित पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो लाख की चूड़ियाँ जो है एक कहानी है जिसके जो लेखक हैं वो कामता नाथ जी हैं। तो अब जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम किसके विषय में पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ, मतलब लाख से बनी हुई चूड़ियों के बारे में। जैसे चूड़ियों तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना, वैसे ही लाख की चूड़ियाँ होती हैं। लाख जो है वो क्या होता है, लाख जो होता है वो एक प्रकार का पदार्थ होता है जो हमें एक कीड़े से प्राप्त होता है। तो हम पढ़ेंगे आज लाख की चूड़ियाँ। तो यहाँ पे ये इस कहानी में एक मनिहार की कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से वो चूड़ियाँ बेचता है, फिर उसके पूरे जीवन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना आप, मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी लाख गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। तो यहाँ पे लेखक जो है वो बोल रहे हैं कि सारे गाँव में, मतलब वो अपने मामा के गाँव में उसको जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसके मामा के गाँव में एक मनिहार रहता था जिसका नाम था बदलू, और वो उसे बहुत सारी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, गोलियां बनाकर देता था। और उसके मतलब कि जब वो वहाँ से लौटता तो उसके पास ढेर सारी बहुत सारी लाख की गोलियां होती थी, जो कैसी होती थी, रंग बिरंगी होती थी। और ऐसी रंग बिरंगी गोलियां देखकर किसी भी बच्चे का मन जो है वो खुश होता, प्रसन्न हो जाता। तो इसी प्रकार से लेखक के जब इतनी सारी जो लाख की गोलियां थी उसे देखकर उसका मन भी खुशी से झूम उठता। और ये गोलियां उसको कौन बना के देता था, बदलू, जो कि उसके मामा के गांव में रहता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो यहाँ पे लेखक बता रहा है कि जैसे जो बदलू था वो उसके मामा के गांव का तो लेखक कहता है कि उस हिसाब से तो मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसको बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। क्यों ऐसा कहता था? क्योंकि गांव के सभी बच्चे जो थे वो बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए जो लेखक है वह भी बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। तो लेखक इसमें बताता है कि जो बदलू है उसका मकान थोड़ी ऊंचाई पर था और उसके सामने एक बहुत बड़ा आंगन था, और फिर उसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। और बदलू जो है उसी के नीचे बैठकर बदलू जो है अपना काम किया करता था, अपना काम मतलब चूड़ियां बनाया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार आकार के बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आग से कुछ पतली और आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो बच्चों, जैसे आपको तस्वीर में, पिक्चर में बताया गया है, यहाँ पे यही लेखक ने बताया कि जो बदलू है वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम किया करता था, मतलब चूड़ियां बनाया करता था। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है किस तरह से वो लाख की चूड़ियां बना रहा है। वो एक चौखट पर बैठा हुआ है, फिर उसके हाथ में जो है मुंगेर जो इसके हाथ में दिखाई दे रही है जिस पर चूड़ियां लगी हुई है, इसको मुंगेरी बोलते हैं। मतलब मुंगेरी होके एक लकड़ी की आकार का मोटा सा ऐसे डंडा हो गया जिस पर वो चूड़ियों को आकार देता था। उस पर वो जैसे उस लाख को पिघलाता था, एक भट्टा था, मतलब चूल्हा था उसके पास जिसमें वो लाख को पिघलाता था। फिर वो मुंगेरी जो उसके पास कई प्रकार की मुंगेरियां थी, क्योंकि साइज की चूड़ियां बनाता था, वो अलग अलग साइज की चूड़ियां बनाता था। तो अलग अलग साइज की उसके पास मुंगेरियां थी, जो आगे से पतली रहती और पीछे से कुछ मोटी होती थी। तो वो साइज के अकॉर्डिंग वो चूड़ियां बनाता था, उस पर चूड़ियों को आकार देता था, और जब वो सारी चूड़ियां बना देता फिर उसको उन चूड़ियों को रंग करता था, रंग बिरंगी चूड़ियां वो बनाता था।
उसके बाद बगल में ही उसका हुक्का रहता। हुक्का जैसे पिक्चर में दिखाया आपको, हुक्का उसके पास में ही रखा हुआ है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता। अब लेखक बता रहे हैं कि गांव में जब वो जाता था तो उसका दिन का जितना भी समय होता था वो ज़्यादातर बदलू के पास ही बीतता था। वे मुझे लल्ला लल्ला कहा करता था, मतलब जो बदलू था वो लेखक को लल्ला कह के पुकारता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया मतलब देखो पिक्चर में बताया हुआ एक छोटी सी खाट, 4 पाँव वाली खाट जिस पे लेखक बैठा हुआ है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको कि छोटी सी जो ये खटिया है 4 पाँव वाली, इस पे लेखक जो है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वो बता रहा है जब लेखक छोटा था उस समय की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको कि वो मचिया क्या होती है। तो मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, मनिहार कौन होता है? चूड़ी बनाने वाला। तो बदलू एक मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा। पैतृक हो गया जो हमें अपने पूर्वजों से मिला, पूर्वजों का मतलब बदलू के जो पूर्वज थे, जो उसके दादा पिता वगैरह थे, वो सारे जो थे वो भी यही काम करते थे, वो भी मनिहार थे। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसको जो था उसका एक पेशा था जो उसके एकदम बाप दादा से उसको मिला था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो लेखक कह रहा है लेकिन असली में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था वो। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब उसकी चूड़ियों की मतलब कि वो थी जो उसकी चूड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बिकती थी बाजार में। तो उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। मतलब उसकी चूड़ियाँ इतनी फेमस, उसके बनाई हुई बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ इतनी फेमस थी, इतनी प्रसिद्ध थी कि जो उस गांव की सारी स्त्रियाँ, जितनी भी स्त्रियाँ थी, जितनी भी औरतें थी, सारी जो थी उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती, और उसके जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी उसी से चूड़ियाँ लेकर जाते थे। वो इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था बदलू। परंतु वे कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था, मतलब वो चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय में क्या होता है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज ली जाती है, पैसे ना लेकर। मतलब जैसे वो चूड़ियाँ बेचता था तो उसी के बदले में पैसे ना लेकर कुछ चीज़ लिया करता था, उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं, जिसमें पैसे नहीं देते हैं, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती है। तो वो चूड़ियाँ क्या करता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब बदलू क्या करता था, चूड़ियाँ देता था, और जिन लोगों को चूड़ियाँ देता था उनसे क्या लेता था? अनाज। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, बहुत ही सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर हो गई कमी। मतलब बदलू को यहाँ पे लेखक बता रहा है कि वो कभी नहीं झगड़ता था, लेकिन ऐसे चाहे उसे कोई चूड़ियां मुफ्त भी ले जाता, लेकिन जब कोई फंक्शन शादी ब्याह होता था तो फिर वो सारी कसर जितनी भी कमी होती थी तब निकाल लेता था, तब वो थोड़ी सी जिद करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते 100 अलग। अब यहाँ पे बता रहा है लेखक कि जब कभी भी विवाह होता, शादी होता, तो उसकी चूड़ियों की कीमत और अधिक बढ़ जाती, और उसको उन चूड़ियों के बदले में उसकी घरवाली मतलब उसकी औरत के लिए उसको बहुत सारे वस्त्र मिलते, कपड़े मिलते, अनाज भी मिलता, और उसके लिए पगड़ी भी मिलती उसको, और कुछ रुपए भी उसको मिलते। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब यहाँ पे बताया गया है कि बदलू जो था वो कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। ठीक है, यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर घुट जाता, उसको बहुत ही गुस्सा आता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी वो सुना देता था। मुझसे तो ये घंटों बातें किया करता,
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। अब लेखक यहाँ पे बता रहा है कि जो बदलू था वो मुझसे बहुत सारी बातें करता था। कभी वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लिया करता था। और लेखक कहता है कि मैं उसे बताता था कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह उत्तर देता था, तो वह लेखक को बोलता था, शहर की बात और है लल्ला, यहाँ वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो लेखक ये एक व्यंग्य करता है कि वहाँ की औरतों की जो कलाइयाँ होती हैं वो तो बड़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं, तो अगर वो ये लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों पर मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दुमा होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अब लेखक यहाँ पे बोल रहा है कि जब उसके घर में मतलब कि ये गाय के दूध से, वो बोल रहे हैं कि जब उसके घर में जो मलाई बचाकर, मतलब जो लेखक होता था वो उसके लिए बदलू जो होता था वो लेखक के लिए मलाई बचाकर रखता था, और जब वो आम की फसल होती तो वो लेखक वहाँ से 2-4 आम खाकर आता। लेकिन फिर भी लेखक बोलते हैं मुझे इस कारण नहीं, बल्कि वो मुझे ज़्यादा अच्छा किस कारण लगता था कि वह रोज उसे 2-4 मतलब 1-2 गोली उसको लाख की बनाकर दे देता। इस कारण लेखक को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं बहुता हर गर्मी में छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि मतलब लंबे समय तक मैंने मामा के गांव ना जा सका। अब लेखक बोल रहा है कि मैं ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में जाता था मामा के गांव में, लेकिन अब उसके पिता की बदली जो थी किसी कहीं दूर हो गई, जिस कारण वे अपने मामों के गांव में काफ़ी समय तक नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद बोलता है कि अब 8-10 साल के बाद वो इतना बड़ा हो चुका था लेखक, और लाख की गोलियों में भी उसे रुचि, मतलब उसके लाख की गोलियों में भी उसे अब इंटरेस्ट नहीं रहा था। तो गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का म्यान ना, मतलब वो उस गांव में जब गया बड़ा होकर तो उसे बदलू का ध्यान भी नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अब 8-10 साल के बाद जब वो गांव में जाता है तो वो देखता है कि पहले तो लाख की चूड़ियां पहनती थी औरतें, लेकिन अब वो देखता है कि सभी औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं। और विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया, मतलब जब उसने देखा चूड़ियों के बारे में उसको ध्यान आया तो तभी उसको बदलू की याद आ गई। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। मतलब देख, उसने उसके मामा की जो बता रहे यहाँ पे बता रहे लेखक की बरसात का मौसम था, तो उसके उसके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल गई, और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी पहनी थी वो टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी, मतलब उसका इलाज उसने ही किया। और तभी सहसा, मतलब अचानक से उसे बदलू का ध्यान आया, और उसने सोचा कि ज़रा मैं बदलू से मिलकर आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। इसलिए लेखक शाम को घूमने के लिए निकला और साथ में लेखक के घर बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मतलब अब बदलू चूड़ियाँ नहीं बना रहा था, वो क्या था, एक खाट पर, एक चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। क्यों उस बदलू ने क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि अब लेखक बड़ा हो चुका था, इसलिए उसने बदलू ने उसको, लेखक को नहीं पहचाना। मैं हूँ जनार्दन, काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता। अब यहाँ पे लेखक ने अब क्या नाम बताया था, जनार्दन। काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल, मतलब वो फिर भी चुप रहा क्योंकि वो याद कर रहा था। मतलब और एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। फिर उसको याद आया कि ये तो वही लल्ला है जिसे मैं लाख की चूड़ियां बनाकर दिया करता था। तो वो उसको कहते हैं कि बहुत दिन बाद तुम गाँव आए हो। तो वो बोलता है कि हाँ,
बहुत दिन हो गए, आ ही नहीं सका मैंने चारपाई पर बैठते हुए और फिर बदलू जो था बदलू की चारपाई पर लेखक बैठ दिया और कुछ देर बहुत देर तक जो था वहाँ पर शांति रही। मतलब एक दूसरे को देखते रहे वे। और जब लेखक ने इधर उधर अपनी नज़र घुमाई तो उसने देखा कि ना तो वहाँ मछियाँ थी और ना ही वहाँ पे भट्टी थी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अब लेखक बदलू से पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल तुम काम नहीं करते हो? तो मेरी बनाई तो फिर बदलू बोलता है कि मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कौन पूछे, अब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। मतलब अब तो गांव गांव में कांच की चूड़ियां बनती हैं, लाख की चूड़ियां तो कोई भी नहीं पहनता है। वे कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है ना ये लल्ला। तो बोलता है क्योंकि बोलता है आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता है ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। मतलब अब बदलू की जो हालत थी वो क्या हो गई थी, थोड़ी खस्ता हालत हो गई थी। वो चारपाई पे लेटा रहता था, वो बीमार रहने लगा था क्योंकि अब कांच की चूड़ियां पहनने लगे थे लोग, तो जिस कारण उसका काम जो था वो ठप हो चुका था, मतलब बंद हो चुका था, और अब वो बीमार भी रहने लगा था। तो उसका शरीर बिल्कुल ढल चुका था। उसके हाथों की जो माथे की जो नसें थी वो भी सामने दिखाई देती थी। तो जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी। उसने बोला कि मुझे दमा नहीं है, मुझे खांसी है, और यही 2-3 महीने से ही आ रही है। इस 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो लेखक चुप रहा और उसे लगा कि बदलू के मन में बहुत बड़ा उसके मन में बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। तो फिर वो लेखक जो था वो देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। और रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने मतलब 4 गुना ज्यादा आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सदूरी वाले देना। देखो लल्ला वैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। मैंने लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे यही बताया है कि जब लेखक वहाँ पे जाता है तो फिर वो देखता है कि बदलू जो है बहुत बीमार रहने लगा है। तो अब मशीनी युग का लेखक उसको बोलता है मशीनी युग आ गया है, अब लोगों को मतलब स्त्रियों को, औरतों को कांच की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन वो बोलता है कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि ये टूट जाती हैं और कलाई में चोट लग जाती है। तो फिर उसके बाद बदलू उसको आम खाने के लिए देता है अपनी बेटी को बुलाकर। बदलू की बेटी का नाम रज्जो है। तो वो
उसके लिए आम ले आती है। फिर वो उसको लेखक जो है अपने पुराने दिनों को याद करता है और देखता है कि रज्जो ने अभी भी लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो फिर उसमें बदलू जो होता है वो लेखक को बताता है कि यही आखिरी जोड़ा था जो मैंने ज़मींदार की बेटी के लिए बनाया था, किंतु वो मुझे पैसे कम दे रहे थे, जिस कारण मैंने उन्हें बोला कि तुम शहर से ले आओ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर लेखक जो होता है वो चुपचाप से आम लेता है और वहाँ से चला जाता है। यही यहाँ पे बताया हुआ है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।